टॉप 30 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं सीए इंटर मई 25 एडवांस अकाउंट के लिए, वो मैं कवर अप कराने जा रहा हूँ। बदले में इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा था 13,000 के टारगेट के बाद मैं वीडियो डालूंगा, पर मैं पहले ही डाल रहा हूँ। लेकिन अब आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आप हमारा टारगेट पूरा करा दें। मुझे पूरा यकीन है आप ज़रूर पूरा कराएंगे। बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि जो पार्ट 2 आएगा वो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने एमसीक्यूज़ कहीं और से कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम एमसीक्यूज़ आपको इन वीडियोस में दे रहे हैं ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये भी केस बेस्ड ही हैं, जिस फॉर्मेट में इंस्टीट्यूट पूछता है। अगर कहीं और से नहीं किया यहाँ से कर लो तो पेपर के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे एमसीक्यू के, चिंता ना करना। बट कहीं और से कर रखे हैं तो वो मेटल पे भी स्टिक करो, साथ में ये भी देख सकते हो यहाँ से भी फायदा होगा। उस मेटल को छोड़ना मत जो पहले से कवर अप कर रखा है। अगली बात, आपको एंड तक देखनी है वीडियोस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें कैश फ्लो भी है, बायबैक की केस स्टडी भी है, मिक्स्ड डेस भी है जो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है और पूछते आ रहा है लगातार, तो हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। वीडियो देखना शुरू करें, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन, टारगेट पूरा कराना ना भूलें। आप हमारी फैमिली हैं बच्चों, आप हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। एमसीक्यूज़ तो हो जाएंगे सर इन वीडियो से। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैराथन 1 और मैराथन 2 दो लिंक डाल रहा हूँ। मैराथन 1 में आपका मॉड्यूल 3 है विद क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट, और मैराथन 2 में सारे एएस विद कॉन्सेप्ट एंड सारे एएस के सारे क्वेश्चंस। देखना ना भूलें, जाइए वहाँ से फ़ायदा उठाइए। टाइम स्टैम्प भी लगे हुए हैं। और अगर आपके पास मात्र 5 घंटे हैं तो आप पूरे एमसीक्यू 102 पेज के आईसीआई की बुकलेट, केस बेस, 2 आरटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारा बैच ज्वाइन करके देख सकते हैं। वहाँ से तो फिर आपके 30 मार्क्स पूरे गारंटेड हो ही जाएंगे। इस वीडियो से भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप और सुदृढ़ और कॉन्फिडेंस चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन करना जरूर। अभी हमारा सब्सक्राइब टारगेट पूरा कराइए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप हमारी फैमिली हैं, आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा बच्चा पार्टी। सुमन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सेलिंग दीज एट इट्स वेरियस आउटलेट्स। सुमन लिमिटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, उत्पाद करती है और फिर अपने वेरियस आउटलेट्स पर बेचती है। इट प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर द इक्विपमेंट सोल्ड एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्री 1 ईयर वारंटी। और जिस प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करके सेल करती है उसकी इंस्टॉलेशन भी यही खुद करती है और 1 साल की वारंटी भी देती है। ठीक है सर। बीच रिजॉर्ट्स आर लीडिंग रिजॉर्ट्स इन द सिटी। ठीक है, शहर के अंदर बीच रिजॉर्ट्स जो हैं वो रिजॉर्ट्स वाली लाइन में लीड कर रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं। इट परचेज्ड 5 एयर कंडीशनर फ्रॉम सुमन लिमिटेड। तो सुमन लिमिटेड प्यारे बच्चों एसी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ग्राहक के यहाँ इंस्टॉल भी खुद ही करती है और उसे 1 साल की वारंटी भी देती है। एक ग्राहक आया उसके पास बीच रिजॉर्ट से, कह रहा है जी हमें 5 एसी दे दो। सुमन लिमिटेड ने उसे 5 एसी दे दिए। सोल्ड 5 एसी एट 45,000 ईच, 45,000 ईच, 45,000 ईच प्यारे बच्चों, विच इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन फीस ऑफ 1,000 फॉर ईच एसी। और हर एक एसी का जो ये 45,000 दाम बताया गया है, इसी के अंदर 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन फीस का भी शामिल है। इसी के अंदर 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन फीस का भी शामिल है, अलग से नहीं है, इसी 45,000 के अंदर इंक्लूड है। तो बताओ बच्चों एसी का दाम कितना हुआ 44,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000। कंपनी ऑल्सो ऑफर 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर एटसेट्रा। ठीक है, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था। कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड 500 पर एसी स्ट्रेट डिस्काउंट। ओ माय गॉड, 500 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है कंपनी। तो सुनो दोबारा से, 45,000 का दाम था जिसमें 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन का और 44,000 एसी का। उस 44,000 एसी में से 500 रुपए का और छूट, तो एक एसी का फाइनल प्राइस क्या हुआ 43,500। 500 रुपए की छूट इंस्टॉलेशन में थोड़ी देंगे, 1,000 रुपए की इंस्टॉलेशन, 500 का डिस्काउंट है, कैसी बात करते हो। बीच रिजॉर्ट प्लेस्ड ऑर्डर ऑन 15 मार्च। जो ये 5 एसी का ऑर्डर बीच रिजॉर्ट ने दिया, ये 15 मार्च को दिया। 20 मार्च को उन्होंने पेमेंट कर दी। 27 मार्च को एसी की डिलीवरी हुई है और 5 अप्रैल को एसी की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। तो आओ प्यारे बच्चों, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज ऑन मार्च 31, 2024। याद रखना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 5 अप्रैल को, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 31 मार्च तक कंपनी कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करके चले, कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करके चले। बच्चों कैलकुलेटर उठाओ मेरे साथ साथ, कैलकुलेटर उठाओ मेरे साथ साथ और 5 की मल्टीप्लाई करो 43,500 से। 43,500 यानी एक एसी का जो फाइनल दाम था, इंस्टॉलेशन हटाओ और डिस्काउंट हटाओ, 45,000 में से 1,500 हटा दो, बचा 43,500 इंटू 5 कर दो, ये हो गया 217,500। इतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जी, इतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा।
इतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सर आपने तो सिखाया था AS9 में कि अगर प्रोडक्ट ऐसा इस चीज इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, तो उस केस में तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। सर तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। आपने कहा था इंस्टॉलेशन अगर सिंपल है तो जिस दिन बायर बिल एक्सेप्ट करता है उस दिन ही रिकॉर्ड कर देंगे, इंस्टॉलेशन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। और सर एसी की इंस्टॉलेशन तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है सर, कंप्रेसर वगैरह लगते हैं, कॉपर वायर डलती है सर। हाँ तो सर वो तो कॉम्प्लेक्स है, जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है 5 अप्रैल को रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों इस केस में इंस्टॉलेशन का प्राइस अलग चार्ज हो रहा है, उसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए एसी वाला रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड कर दोगे 31 मार्च को ही। एसी वाला रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड कर दोगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और इंस्टॉलेशन वाला जो रेवेन्यू है वो भले ही आप बाद में रिकॉर्ड करते हैं ना। ओके सर, इसीलिए 31 मार्च 24 से पहले ही 2,17,500 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है जो एसी वाला है। ओके ओके ओके। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? अगले साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? जो बचा हुआ 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन प्राइस है 5 एसीज पर 5,000। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट? का क्या ट्रीटमेंट होगा? बी पढ़ो। द ट्रेड डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू निकालते वक्त माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि डिस्काउंट माइनस ही होगा इनकम में से। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी प्रोवाइडेड बाय इट? कंपनी जो 1 साल की वारंटी दे रही है उसकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत है? हाँ, AS 29 याद करो, ये क्वेश्चन मिक्सअप है, ये क्वेश्चन मिक्सअप है। पिछला वाला मिक्सअप था 9 और 12 का, ये वाला मिक्सअप है 9 और 29 का। यस सर, यस सर, यस। बच्चों AS 29 क्या कहता है? कहता है अगर आप वारंटी दे रहे हो तो सर जी प्रोविजन बना के चलो। इसका सही आंसर होगा बी। AS 29 के हिसाब से आपको एस्टिमेटेड बेस पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम सर जी। तो ये हो गया हमारा केस सिनेरियो नंबर 2 प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा केस सिनेरियो नंबर 2। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम चल रहे हैं केस सिनेरियो नंबर 3 की तरफ। ऐसे ही केस सिनेरियो 2 के अगर आपको रीजंस देखने हैं तो ये आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर जी। केस सिनेरियो नंबर 3, मार्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विच इज स्टार्टिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज। इट हैज कमेंस्ड प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023। मार्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज, एक विलेज है एक्स, वहां पे एक नया प्लांट लगा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। वहां पे कुछ मशीनरी रख ले जाके ताकि वहां भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकें। इट हैज कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है 1 अप्रैल 2023 को। और फॉलोइंग एक्सपेंसेस हुए, लैंड खरीदी सबसे पहले 50 लाख रुपए की, फिर 35 लाख रुपए का मटेरियल और लेबर कॉस्ट का खर्चा हुआ, फिर 10 लाख रुपए हेड ऑफिस का एक्सपेंस है। ये कहां से आ गया सर हेड ऑफिस एक्सपेंस? थोड़ा बहुत ब्रांच घुसा दिया इन्होंने बीच में। अगला पॉइंट, 25 लाख रुपए का लोन लिया 12% पर एनम के रेट पर 1 अप्रैल 2023, यानी जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है उस दिन। और ये लोन लेने के लिए डायरेक्टर को चक्कर मारने पड़े बैंक के, जिसमें 5 लाख रुपए ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया। 1 नवंबर 23 को construction activities of the plant were interrupted as the local people alongside the activists have raised issues relating to environmental impact। 1 नवंबर 23 को कंस्ट्रक्शन रुक गई 3 महीने के लिए, क्योंकि वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने कहा इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है। गवर्नमेंट और एनजीओज की मदद से 28 फरवरी 2024 को काम दोबारा शुरू हो पाया। ऊपर तो लिखा हुआ है 3 महीने, लेकिन आप जरा काउंट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक्चुअल में 4 महीने काम रुका रहा। ऊपर लिखा है स्टैंड स्टिल फॉर 3 मंथ, पर गलत है। वो कह रहे हैं 28 फरवरी को काम शुरू हुआ और 1 नवंबर को बंद हुआ था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने काम रुका। लेकिन जब काम दोबारा शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा जरा इन्वायरमेंट सेफ्टी प्रोडक्ट और खरीद लो 6 लाख रुपए का, जो मार्च 2024 में आपको खरीदना पड़ा, जिससे इन्वायरमेंट सेफ्टी होगी। डेप्रिसिएशन का रेट प्लांट पर 10% है। इस केस स्टडी के बेस पर आपको निम्नलिखित जवाब देने हैं, निम्नलिखित जवाब देने हैं। बच्चों 2 मिनट बैठे रहो, मैं अभी बताता हूं। Which of the following expenses cannot be included in the cost of plant? इनमें से कौन सा खर्चा प्लांट की कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे? हेड ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि वो आपने हेड ऑफिस के लिए पे किए हैं, प्लांट के लिए थोड़ा ना पे किए, तो प्लांट की कॉस्ट में क्यों आने लग गए? हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड विद द प्लांट? बच्चों कैलकुलेटर उठाओ। बोरोविंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा? लोन कितने का लिया था? 25 लाख रुपए का। किस रेट पे लिया था? 12%। तो 25 लाख इंटू 12% और 8 महीने के लिए निकालो, इंटू 8/12।
सर इंटू 8/12, 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12, दिस इज 2 लाख। योर करेक्ट आंसर इज 2 लाख। 2 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सर 8 महीने क्यों लिया आपने? बच्चों ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा। 4 महीने काम बंद रहा था, तो जितने पीरियड के लिए काम बंद हो जाता है उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है अगर काम बंद हो रहा है प्रोसेस की वजह से, वो काम बंद होता ही है, हर बार बंद होता है, वो प्रोसेस ही है, काम पूरा ही तब होता है जब बीच में बंद हो जाता है 4 महीने, तो बात अलग है, तो फिर 4 महीने का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ काम बंद हुआ इन्वायरमेंट को हानि की वजह से, इसलिए 4 पीरियड का इंटरेस्ट, 4 महीने के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, P&L में जाएगा, इसलिए 8 महीने का प्रोपोर्शनेट लिया मैंने। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी हो जाएगी? भाई सिंपल, 50 लाख की आपने लैंड खरीदी, यस सर, ऊपर आ जाओ क्वेश्चन में, 50 लाख की आपने लैंड खरीदी, 35 लाख का मेटल खरीदा प्लस 35 लाख, ठीक है सर, प्लस 2 लाख का इंटरेस्ट लोन पे जो कैपिटलाइज होगा, अभी अभी निकाला जो आपने, ठीक है सर, और 6 लाख रुपया ये जो 31 मार्च, जो मार्च वाले महीने में आपने 6 लाख रुपया खरीदा, किस चीज का? एक नया इक्विपमेंट खरीदा इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए, तो आपका टोटल कॉस्ट में जाएगा 93 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर, 93 लाख। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? निल। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर 93 लाख की कॉस्ट है, रेट दे रखा था डिप्शन का 10% लगा दो 9,30,000 आ जाएगा। नहीं, ये गलत होगा, 9,30,000 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर निल होगा। क्यों? क्योंकि अभी एसेट रेडी टू यूज नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा कि एसेट कंप्लीट हो गया, रेडी टू यूज हो गया, इसलिए डिप्शन लगना भी शुरू ही नहीं होगा, वो रेडी टू यूज की डेट से शुरू होता है। ठीक है जी। एक्सिस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, उसने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की। एक्सिस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मशीनरी खरीदी है कॉस्टिंग 10 लाख इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में एक मशीनरी खरीदी है कितने की? 10 लाख रुपए की। इट पेड 4 लाख अपफ्रंट एंड पेड द रिमेनिंग 6 लाख एज डेफर्ड पेमेंट बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,05,000 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक्सिस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी प्यारे बच्चों अप्रैल 2023 में। इसमें 4 लाख रुपए अप फ्रंट पे कर दिया, मतलब डाउन पेमेंट कर दी 10 लाख में से 4 लाख की, और बचे 6 लाख की किस्तों में पे किया है। कैसे कैसे पे किया है? 1,05,000 की 6 किस्तें। तो देखना जरा, 1,05,000 इंटू 6,30,000 होता है ये तो सर। हाँ तो यार किस्तें दोगे तो ब्याज भी तो दोगे, बचा हुआ 6 लाख आपने 6 किस्तों में पे किया है 1,05,000 ईच, जिसका टोटल अमाउंट हुआ 630, तो 30,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट। 30,000 हो गया इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कंपनी ने लैंड बेच डाली विच वॉज क्लासिफाइड एज इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 25 लाख। कंपनी ने अपनी एक लैंड यानी पीपी 25 लाख में बेच दिया, 25 लाख में बेच दिया, और 1 लाख रुपए पे कर दिया इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल करते हैं, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ सकता है। 1 लाख रुपए कंपनी ने पे किया। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कंपनी को इनकम टैक्स का रिफंड भी मिला है ब्याज समेत। आपके डीटी वाले सर ने पढ़ाया होगा, इनकम टैक्स में कई बार क्या होता है, आपको रिफंड भी मिलता है, और अगर रिफंड मिलता है तो गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट देती है। यस, इस केस स्टडी के बेस पर आपको निम्नलिखित एमसीक्यूज का आंसर करना है। नंबर 1, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ द अमाउंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। जो मशीनरी आपने खरीदी है उसे आप कहां दिखा करके चलोगे? सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 10 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और 30,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसका आंसर हो जाएगा सी। बच्चों मशीनरी कितने की थी? 10 लाख की, जिसमें से 4 लाख आपने तुरंत पे कर दिया और बचा 6 लाख किस्तों में पे किया 30,000 के ब्याज समेत। तो 4 और 6 जो मूल अमाउंट है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और जो 30,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया वो फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑफ कोर्स क्लियर है, इंटरेस्ट पेड हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट अमाउंट द मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मशीनरी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 10 लाख सर जी, 10 लाख सर जी। जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो मशीनरी की कॉस्ट में नहीं आएगा, AS10 में आपने सीखा था, AS10 में आपने सीखा था। ठीक है सर, तो 10 लाख पे रिकॉर्ड करके चलेंगे। इनकम टैक्स जो आपने पे किया है सेल ऑफ लैंड पर, लैंड जो बेची है उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स आपने पे किया था, अभी लिखा हुआ था क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज का, उसका क्या ट्रीटमेंट करके चलोगे? वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा प्यारे बच्चों। सर क्या कारण है इसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि जो लैंड है वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी,
उस इन्वेस्टमेंट को जब लैंड खरीदी होगी तो कहां डाली होगी, इन्वेस्टिंग में। तो उस लैंड को जो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है, बेचते वक्त अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग आइटम से ही रिलेटेड टैक्स है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ये साफ साफ AS3 में लिखा हुआ है पैराग्राफ 34 के अंदर, पैराग्राफ 34 के अंदर। हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिफंड मिल रहा है ब्याज समेत, इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है विद इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनकम टैक्स के रिफंड पर ये जो इंटरेस्ट मिलेगा इसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां दिखाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि रिफंड मिल किस चीज का रहा है आपको, रिफंड मिल किस चीज का रहा है, उसी टैक्स का जो आपने पे किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो उस पे रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग आइटम में ही जाएगा। कुल मिलाकर के टैक्स अगर लैंड से रिलेटेड है, लैंड एक इन्वेस्टिंग आइटम है तो उसका टैक्स भी इन्वेस्टिंग हुआ, उसका रिफंड जी सर, वो भी इन्वेस्टिंग आइटम ही होगा। इन्वेस्टिंग आइटम से रिलेटेड टैक्स पेड है, उस पे जो रिफंड मिल रहा है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा, वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। AS3 साफ साफ ये बात कहता है, क्लियर कट। केस सिनेरियो नंबर 8, ऑन 1 April 22 शुभम लिमिटेड परचेज सम लैंड फॉर 30 लाख फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। शुभम लिमिटेड ने एक लैंड खरीदी 30 लाख रुपए की, उस लैंड पर वो एक नई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। चलो बहुत नेक इरादे सर इनके, बहुत अच्छी बात है। द कॉस्ट ऑफ 30 लाख इंक्लूडेड लीगल कॉस्ट ऑफ 2 लाख इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड। और ये लैंड खरीदने में लीगल कॉस्ट भी लगी 2 लाख रुपए की, वो 30 लाख में शामिल है। यानी बेसिकली लैंड थी 28 लाख की, 2 लाख रुपए लीगल कॉस्ट में लग गए, टोटल लैंड पड़ी 30 लाख रुपए की, जिस पे आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं वो लैंड। कंस्ट्रक्शन वर्क कुड स्टार्ट ऑन 1 मई 2022 और उस लैंड पर फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ 1 मई 2022 को। और शुभम लिमिटेड प्रोवाइड यू द डिटेल्स, शुभम लिमिटेड ने आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड में इतना खर्चा लगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पर मंथ ये है, परचेज मटेरियल ये है, रीलोकेटिंग एम्प्लॉयज टू न्यू फैक्ट्री, एम्प्लॉयज को नई फैक्ट्री पे ले जाने का खर्चा, इनॉग्रेशन सेरेमनी का खर्चा, उद्घाटन का, ओवरहेड कॉस्ट पर मंथ, उसके बाद general overhead cost allocated to construction project by the manager is 30,000. However, as per the company's normal overhead allocation policy, it should be 24,000. प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से 30,000 के जनरल ओवरहेड है, लेकिन कंपनी की नॉर्मल पॉलिसी के हिसाब से 24,000 होने चाहिए। ऑडिटर कह रहा है कि 15,000 ही होने चाहिए, 15,000 ही होने चाहिए। यानी जनरल ओवरहेड 3 निकल के आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है 30, कंपनी कह रही है 24, ऑडिटर कह रहे हैं, आप कह रहे हो 15। तो देखते हैं क्या होगा आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2022। बच्चों कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई थी सर जी? कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1 मई को, खत्म हुई है 31 दिसंबर। कितने महीने लग गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 8 महीने लग गए, 8 महीने लग गए। बिल्कुल ठीक प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक। एंड प्रोडक्शन कुड बिगिन ऑन 1 फरवरी 2023। और फिर जनवरी का पूरा महीना और लग गया, 1 फरवरी को कहीं जाकर के प्रोडक्शन शुरू हुई। कंपनी फैक्ट्री बनके तैयार हो गई 31 दिसंबर को, और फिर 1 महीना और लग गया प्रोडक्शन शुरू होने में। प्रोडक्शन शुरू हुई 1 फरवरी को। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एट 40 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। फैक्ट्री की जो लाइफ है वो 40 साल है। हाउएवर, लेकिन जो रूफ है, जो छत है फैक्ट्री की, उसे 20 साल बाद ही बदलना पड़ेगा। यानी पूरी फैक्ट्री की लाइफ 40 साल है, लेकिन छत की लाइफ केवल 20 साल है। ठीक है सर। which will need to be replaced 20 years after the date of completion, and that the cost of replacing the roof at current price would be 25% of total cost of the building. और रूफ को मरम्मत करने में 20 साल बाद नई छत बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? अभी जो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट पड़ रही है उसका 25%। अभी जो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट आपको पड़ रही है उसका 25% अमाउंट आपको 20 साल बाद खर्च करना पड़ेगा रूफ को दोबारा बनाने। ये नहीं कह रहे कि अभी रूफ में जो पैसा लग रहा है उसका 25% लगेगा, अभी पूरी फैक्ट्री बनाने में जो आपका खर्चा आ रहा है उसका 25% आपको 20 साल बाद खर्च करना पड़ेगा मात्र रूफ बदलवाने के लिए।
कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस बाय लोन ऑफ 28 लाख 1 अप्रैल 22 को आपने 28 लाख रुपए का लोन लिया 9% के ब्याज पर फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैड बीन फुली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, शुभम लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 25,000 ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड। 28 लाख का लोन ले लिया 9% पे फैक्ट्री बनाने के लिए 1 अप्रैल 22 को, लेकिन वो पैसा धीरे धीरे खर्च हुआ, एकदम खर्च नहीं हुआ। तो मीनवाइल कंपनी ने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा था और 25,000 रुपए का वहां से ब्याज पा लिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट ऑल द नेट फाइनेंस कॉस्ट टू बी लोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री नॉट लैंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन 9 मंथ्स पीरियड। देख लेंगे इनका क्या यूज होगा। इस डाटा के बेस पर आपको जवाब देने हैं प्यारे बच्चों, इस डाटा के बेस पर आपको जवाब देने हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस डाटा के बेस पर आपको आंसर करना है जो अभी हमने पढ़ा। तो बच्चों देखो, पेपर में भी ना आप यही रवैया अपनाओगे। पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, जब केस स्टडी पढ़ोगे, हमने जितनी भी केस स्टडी पढ़ी है अभी तक सारी पेपर में ऐसी आती हैं, पहले तो ये समझ लो, और जितनी भी आगे पढ़ाऊंगा सारी पेपर में ऐसी ही केस स्टडीज आती हैं, सारी की सारी। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की भी करवाऊंगा, वहां भी देख लेना। तो उनमें अगर आपने एक चीज पे महारत हासिल कर ली, वो है हिंदी करना। क्वेश्चन लिखा इंग्लिश में और अगर आपने ये महारत हासिल कर ली कि उसकी हिंदी आप कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो आपके लिए आंसर देना बड़ी बात नहीं है। बच्चा केस स्टडी में मार ही खा जाता है लैंग्वेज में। क्यों मार खा जाता है लैंग्वेज में? सर इतनी बेसिक इंग्लिश सबको आती है, पर इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ना तुम दिमाग चला रहे होते हो। अच्छा ये कौन से यस से है, अच्छा इसका क्या क्वेश्चन में ट्रीटमेंट पूछा होगा, अच्छा ये क्यों दे रखा है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को दिमाग चला रहा हूँ। मैं केस स्टडी पढ़ते टाइम केवल एक काम कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ उसको, बस हिंदी कर रहा हूँ उसकी, बस उसके बाद मैं सवाल पढ़ रहा हूँ कि सवाल चाहता क्या है, फिर दोबारा केस स्टडी पे जाके आंसर। तो केस स्टडी जब पेपर में पढ़ो तो उसी पढ़ते पढ़ते ही दिमाग मत लगाना। पढ़ते समय टारगेट होना चाहिए मात्र इसकी हिंदी करनी है, कह क्या रहा है, दैट इज इट। कुछ दिमाग नहीं लगाना, खाली रखना है। तुम्हें क्या पता केस स्टडी में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम बस उसकी हिंदी करके रखो अपने पास, और जब एमसीक्यू पे जाओ उस केस स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज पर, तब देख लो क्या पूछा है, तब आंसर दे दो। आ रही बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपको। Which of the following cost incurred directly on construction will be capitalized to the cost of the factory building? इसका आंसर है ए, 2 लाख incurred as legal cost। जो लीगल कॉस्ट का खर्चा है प्यारे बच्चों, बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लीगल कॉस्ट आप पे नहीं करोगे, वो आपका एसेट आएगा ही नहीं आपके पास। वो उस एसेट को प्राप्त करने का ही खर्चा है, उससे रिलेटेड ही एक्सपेंस है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं टू ब्रिंग द पीपी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन इन कंडीशन, AS 10 में पढ़ाया था, वो उसकी ही कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। किसी भी एसेट को आपके पास लाने में और उसकी मौजूदा हालात में लाने में जो भी खर्चा होता है वो सारा पीपी की कॉस्ट में जुड़ता है। तो आपके पास अगर कोई लैंड आई है, बिल्डिंग आई है, तो उसे लाने के लिए आपने 2 लाख खर्च किए, वो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, वो आएगा उसकी कॉस्ट में। What amount of employment cost of construction workers will be capitalized to the cost of factory building? ये देखो जरा, employment cost of construction 29,000 पर मंथ। कैपिटलाइज कितने महीने के लिए करोगे? सर 8 महीनों के लिए। कैपिटलाइजेशन पीरियड ही 8 महीने जब तक कंस्ट्रक्शन चालू रही, उसके बाद सब P&L में। तो 29,000 इंटू 8, इसका आंसर हो जाएगा 2,32,000। कैपिटलाइजेशन कब तक होगा? जब तक कंस्ट्रक्शन चली, उसके बाद सब P&L में। What is the amount of net borrowing cost capitalized to the cost of factory? इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करके चलोगे? इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करके चलोगे? प्यारे बच्चों, लोन कितना लिया था तुमने? सर हमने लोन लिया था 28 लाख रुपए का। सर हमने लोन लिया था 28 लाख रुपए का। किस रेट पर प्यारे बच्चों? सर जी 9% के रेट पर। ओके जी, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 9/12। 9/12। सर 28 लाख आपने लोन अमाउंट ले लिया, अच्छा किया। 9% का रेट ले लिया, अच्छा किया। पर 9 मंथ्स क्यों ले? सर कंस्ट्रक्शन तो 8 महीने थी सर कंस्ट्रक्शन, उस पीरियड का तो कैपिटलाइजेशन होगा। ऊपर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन 9 मंथ्स पीरियड। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन 9 मंथ पीरियड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हुई नहीं ना, 8 महीने बाद भी 1 महीना और लग गया था प्रोडक्शन स्टार्ट होने में, तो इंटरेस्ट 1 महीने का और कैपिटलाइज होगा। लेकिन इससे पहले आप अभी फाइनल आंसर दो। एक चीज का और ध्यान रखना, अभी कितना निकल करके आएगा बताओ मुझे? 28 लाख इंटू 9% इंटू 9/12, 189, 1,89,000। इसमें से 25,000 और माइनस करो। क्यों? ये वो इंटरेस्ट है जो आपने रिसीव कर लिया। आप पे कर रहे हो 189, पर अमाउंट को, लोन वाले अमाउंट को टेम्परेरीली, जब तक वो यूज नहीं हो रहा था,
टेम्परेरीली इन्वेस्ट करके आपने 25,000 का ब्याज प्राप्त भी कर लिया, तो नेट कितना कॉस्ट पे कर रहे हो आप इंटरेस्ट? 164। तो इसका आंसर होगा 164। AS 16 में लिखा हुआ है कि अगर आप लोन का अमाउंट यूज करते हो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के लिए और वहां से कुछ इंटरेस्ट प्राप्त कर लेते हो, तो उस इंटरेस्ट को अपनी इंटरेस्ट पेमेंट में से माइनस कर लेना और जो नेट बचेगा उतना ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, यानी 164। ये AS 16 में साफ साफ लिखा हुआ है। What will be the carrying amount that is value after charging depreciation of factory? क्या आप कैरी करके चलोगे किस वैल्यू पर? आइए जरा इसकी पूरी कैलकुलेशन करके चलते हैं बच्चों, इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके चलते हैं मेरे साथ साथ। आओ बच्चों, ये बहुत ही कीमती पॉइंट है सर, बहुत ही कीमती पॉइंट है और ये पेपर में आने के बखूबी चांसेस हैं इस केस स्टडी के। बहुत ही खूबसूरत केस स्टडी है। क्वेश्चन कह रहा है किस कॉस्ट पर आप लिख करके चलोगे, यानी पूरा टोटल कॉस्ट निकालो सारी फैक्ट्री की, लैंड प्लस बिल्डिंग पूरी फैक्ट्री की। पहले लैंड ली, उस पर बिल्डिंग बनाई, लैंड प्लस बिल्डिंग दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री थोड़ी ना बनती है, बिल्डिंग बनती है, उसको फैक्ट्री कहते हैं। उस बिल्डिंग में बोर्ड लग जाता है फलानी कंपनी, वो फैक्ट्री कहलाती है। हाँ, लैंड खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाई, कह रहे हैं पूरी की कॉस्ट बताओ, डेप्शन माइनस करके बताओ क्या वैल्यू बचेगी। तो बच्चों देखो मेरी बात बहुत ध्यान से, आपने पहले लैंड खरीदी कितने में? 30 लाख में। सर 2 लाख की तो लीगल कॉस्ट थी, वो तो आएगी, कैपिटलाइज होती है, पहले ही बताया। फिर प्यारे बच्चों आपने उस पर बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा किया? आपने उस पर बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया बिल्डिंग बनाने में? आइए जरा देखते हैं कितना खर्चा किया बिल्डिंग बनाने में। बच्चों 80,000 का एक खर्चा, अभी दिखा दूंगा कहाँ कहाँ है, पहले लिखते हुए चलो। प्लस 21,24,000 के मटेरियल, सब क्वेश्चन ने दे रखा है। प्लस वर्कर की कॉस्ट 29,000 इंटू 8 महीने के लिए, प्लस डायरेक्ट ओवरहेड जो थे 25,000 8 महीने के लिए। ये प्यारे बच्चों ये, तो इनका जरा टोटल देखो क्या आएगा। 29,000 इंटू 8 ये होगा 232 और 25,000 इंटू 8 यानी 2 लाख, ये हो गया 432 प्लस 21,24,000 प्लस 80,000 और इंटरेस्ट की कॉस्ट तो रह गई जो अभी अभी कैपिटलाइज करी हमने 1,64,000 प्लस 164 28 लाख। 28 लाख, यस सर, यस सर, नो प्रॉब्लम हियर सर। 28 लाख, 28 लाख, हाँ 28 लाख। सर कहाँ से लिखा आपने? देखो बच्चों आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग बनाने में एक तो ये प्रिपरेशन का खर्चा हुआ 80,000, बिल्कुल आएगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल आएगी 29,000 8 महीने के लिए। बाकी 4 वो तो P&L में जाएगी, हम कैपिटलाइज देख रहे हैं। बाकी 4 महीने का मेटेरियल परचेज किया 21-24। एम्प्लॉयज़ को जो रीलोकेट आप कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को जो रीलोकेट आप कर रहे हो प्यारे बच्चों, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये तो एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करने का खर्चा है। इनॉग्रेशन नहीं आता, ये तो एडवर्टाइजमेंट में आता है, ये कैपिटलाइज नहीं होता। ओवरहेड कॉस्ट 25,000 आ जाएगी 8 महीनों के लिए, 25,000 इंटू 8 2 लाख ले रखी है हमने। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। तो ये अमाउंट कितना हो गया सर जी आपका? ये अमाउंट हो गया 28 लाख रुपए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ये अमाउंट हो गया 28 लाख रुपए। चलो बच्चा पार्टी, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसमें से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना है। ये हो गई टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन कह रहा था 58 लाख, ये हो गई टोटल कॉस्ट 58 लाख। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करो। अच्छा बच्चा पार्टी, डिप्रिसिएशन लैंड पे लगाओगे क्या? नहीं सर, लैंड पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड पे होता है निल। लैंड पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसलिए उस पर कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता। वो जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है कि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है इसलिए डेप्शन लगता है, वो गलत है, वो गलत है। लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है इसलिए उस पर डेप्शन नहीं लगता। अच्छा जी, उसके बाद सर, अबे चल बे, हाँ उसके बाद बिल्डिंग पे भी जो आप डिप्रिसिएशन लगाओगे वो 2 टुकड़ों में लगाओगे, रूफ का अलग और रिमेनिंग बिल्डिंग का अलग। क्यों सर? क्योंकि रूफ की लाइफ 20 साल है और रिमेनिंग बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है, लाइफ अलग अलग है ना, इसलिए। ओ हो, ओके सर, ओके सर, ओके सर,
ओके सर, तो रूफ पे कैसे कैसे लगाओगे डिप्रिसिएशन, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। 28 लाख इंटू 25%, ये बताइए आपको रूफ बनाने की लागत। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, बिल्डिंग बनाने में जो टोटल खर्चा आएगा, जो अभी हमने निकाला 28 लाख, उसका 25% खर्चा आता है रूफ बनाने में। तो 28 लाख इंटू 25%, या यूं कहूं 7 लाख, ये आपकी रूफ की कॉस्ट हो गई। यस सर, इसको डिवाइड कर दो लाइफ से, कितनी लाइफ है रूफ की, 20 ईयर्स। ऐसे तो निकालते हैं डेप्रिसिएशन हम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है 28 लाख का 25%, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 0, डिवाइडेड बाय लाइफ कर दिया 20। हाँ इतना ध्यान रखना, इंटू 3/12 भी करना, क्योंकि 3 महीनों का ही तो डिप्रेशन निकाल रहे हैं। यस सर, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई थी, दिसंबर एंड में, तो वो रेडी टू यूज हो गई थी दिसंबर एंड में। प्रोडक्शन तुमने भले ही 1 फरवरी से यूज किया, उससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कब शुरू हुआ। डेप्शन कब लगता है, एसेट रेडी टू यूज कब हो गया था, दिसंबर एंड में। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का डेप्शन लगेगा। तो ये हो जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4, 8750, 8750। और बची हुई बिल्डिंग 28 लाख का 75% हिस्सा, 25% रूफ में, उसका डेप्शन अलग लगा दिया, तो बचा कितना 75%। उसको डिवाइड करो 40 से और मल्टीप्लाई वो भी 3 महीने के लिए। इसकी लाइफ अलग अलग है इसलिए 28 लाख इंटू 75% डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 4, 13,125, 13125। तो प्लीज टेल मी 58 लाख माइनस 8750 माइनस 13,125, 5778125, 5778125, 5778125, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो ये वीडियो नोट कर लो पॉज करके, 5778125, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए जी, केस सिनेरियो नंबर 10। Kumar Limited, a privately held company, operates in the manufacturing industry, founded in 2008। सर इतना स्टाइल में क्यों बोल रहे हैं आप? अब कैसी तो तुम्हारा दिल लगाए रखूं, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं। कुमार लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 2008 में इसे स्थापित किया गया था। कंपनी हैज स्टेडीली ग्रोन इट्स ऑपरेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट। कंपनी का मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम बन चुका है, एक अच्छी प्रेजेंस कंपनी की बन चुकी है मार्केट में। एज ऑफ 31 मार्च 23 द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है 31 मार्च 23 को। इक्विटी कैपिटल 3 लाख, एक शेयर 10 रुपये का है तो 3 लाख शेयर्स हो गए। रिजर्व सरप्लस टोटल दे दिया 49 लाख, जिसके अंदर जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, P&L है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। याद रखें, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व फॉर द चैप्टर ऑफ बायबैक। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व फॉर द चैप्टर ऑफ बायबैक, मैंने नोट्स में पढ़ाया था आपको। लोन फंड्स, कंपनी के लोन फंड से 42 लाख। बायबैक का डिसीजन लिया है कंपनी ने, 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक करना चाहती है और उसकी जो कंप्लायंसेज है वो पूरे हो चुकी हैं। आपको नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है, नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है प्यारे बच्चों। नंबर 1, what is the minimum equity Kumar Limited needs to maintain after buyback according to debt equity ratio test। कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितनी इक्विटी मेंटेन रहनी चाहिए बायबैक के बाद। प्यारे बच्चों जरा बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा होता है। अरे यार इनको क्या है, क्लास शुरू होते ही हाँ जी, क्या है बच्चा पार्टी, क्या था हमारा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सर हमारा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये कहता था कि डेट अपॉन इक्विटी ये 2/1 इतना तो रहना ही चाहिए, इतना तो रहना ही चाहिए। यानी बायबैक के बाद अगर डेट यानी उधार 2 गुना है तो इक्विटी 1 तो होनी ही चाहिए। डेट अगर 2 रुपये है तो इक्विटी 1 तो होना ही चाहिए, यानी आधा। यानी बायबैक के बाद डेट का आधा होना चाहिए इक्विटी, कम से कम। अगर डेट 2 है तो इक्विटी 1 तो होना ही चाहिए, इक्विटी 1 तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे भी नीचे गिर जाए, उससे ज्यादा है तो चलेगा पर उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए।
तो डेट इक्विटी 2/1 होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। डेट दुगना है तो इक्विटी आधा होना चाहिए बायबैक के बाद। तो जरा एक बार देख लो, डेट कितना था आपके क्वेश्चन में 42 लाख, तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए, आधी यानी 21 लाख। ये तो बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ सर ये तो बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर कैसे भी। यस प्यारे बच्चों, यस प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी फॉर कुमार लिमिटेड। इसे देखेंगे अभी, सेकंड क्वेश्चन बाद में। पहले थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी शेयर्स कैन बी बॉट बैक एट द रेट 30 पर शेयर अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से। तो डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट लगाओ प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में भी तो यही सिखाया था मैंने आपको, पिछली क्लास में भी यही सिखाया था। हाँ सर जी, हाँ सर जी। ऊपर लिखेंगे हम डेट, दैट इज 42 लाख, डेट लिखेंगे दैट इज 42 लाख। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आता है सर आपने बताया था, नीचे आता है सर आपने बताया था पेड अप कैपिटल यानी 30 लाख प्लस फ्री रिजर्व। कौन कौन से फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। तो जरा इन तीनों का टोटल करो, जनरल रिजर्व 32,50,000 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख प्लस P&L 4,30,000, 42,80,000, 42,80,000, 42.8 लाख प्लस प्लस प्यारे बच्चों अगर क्या हो रहा है कोई फ्रेश इशू, वो था नहीं हमारे क्वेश्चन में तो उसे हटाओ, माइनस x इंटू बायबैक प्राइस कितना था 30 माइनस x इंटू फेस वैल्यू कितनी है 10, ये होना चाहिए 2/1। तो इस यहां से आप x ढूंढेंगे वो आएगा 129,500। मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं बच्चों, ये डिक्टो केस स्टडी है इसलिए चलो एक बार मैंने दोबारा करवा दी, कोई बात नहीं। बाकी पिछली क्लास में सब मैं करा चुका हूं। ऊपर लिखना है आपको लोन 42 लाख डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल 30 लाख प्लस फ्री वाले रिजर्व 42,80,000 यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, माइनस x इंटू बायबैक प्राइस 30 माइनस x इंटू फेस वैल्यू। अगर कोई फ्रेश इशू होता वो भी प्लस हो जाता, वो है नहीं, इक्वल टू 2/1। यहाँ से x ढूंढ लो 129,500 आ जाएगा, 129,500 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया 129,500। ओके सर, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके सर जी, ये आपका शेयर। दो टेस्ट और लगाओ बच्चों मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब आपको 2 टेस्ट और लगाने हैं मेरे साथ, आइए जी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, 2 टेस्ट और लगाएंगे। ठीक है सर, तो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए थे। यस सर, पहला था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 30 लाख की कैपिटल डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख शेयर्स इंटू 25%, 3 लाख इंटू 25% कितने शेयर्स हो गए सर जी, 3 लाख इंटू 25%, 75,000, 75,000। 30 lakh company has a total of 30 lakh investment equity shares, each valued at 10 and fully paid up. 3 लाख 25%, 3 लाख। दूसरा क्या था, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट क्या कहता था प्यारे बच्चों, रिसोर्स टेस्ट क्या कहता था, रिसोर्स टेस्ट कहता था जो आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है, पेड अप कैपिटल कितनी है 30 लाख प्लस फ्री रिजर्व कितने हैं 42.8 लाख, इसका 25% और फिर डिवाइड कर दो बाय बैक प्राइस यानी 30 से, तो हो गया 72,80,000 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 30, 60667, 60667। और थर्ड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से आपने अभी निकाला, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितना आ रहा है 129,500 शेयर्स, तीनों का लोएस्ट क्या हुआ ये। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिन्हें बायबैक किया जा सकता है, तो वो आप कैसे निकालते, वो आप इस प्रकार से निकालते, तीनों टेस्ट आप कर लेते और इस प्रकार से कैलकुलेशन करते जैसा अभी मैंने आपको सिखाया प्यारे बच्चों। यस सर, तो ये भी जरा नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ये जानते हुए कि इस क्वेश्चन ने मांगा नहीं था, पर फिर भी बायबैक फेवरेट केस स्टडी और इस प्रकार की भी दोबारा आ सकती है, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन ने मांगा नहीं था, ये इस क्वेश्चन ने मांगा नहीं था, हम लिख करके चल रहे हैं, हम लिख करके चल रहे हैं। लिखिए प्यारे बच्चों,
फटाफट लिखिए। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अब इस क्वेश्चन की ये वाली लाइनें पढ़ते हैं जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको। इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड इंटरनल पॉलिसीज, कुमार लिमिटेड एम्स टू असेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इट कैन रीपर्चेज व्हाइल मेंटेनिंग अ प्रूडेंट डेट इक्विटी रेशियो. By utilizing the debt equity ratio test, the company seeks to strike a balance between its equity base and debt obligations. क्या कह रहे हैं? Kumar Limited aims to assess the maximum number of shares it can repurchase while maintaining a prudent debt equity ratio. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन रखते हुए, डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन रखते हुए, डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन रखते हुए प्यारे बच्चों, मेंटेन रखते हुए। यानी आपने सबसे पहले बताया इसी के आधार पर आपको इसके सारे आंसर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो भी डेट इक्विटी रेशियो पे ही बेस्ड था कि भाई कितनी इक्विटी होनी चाहिए मिनिमम, तो हमने हाफ कर दिया 2/1 के हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी, ये भी आपको डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से ही इसका आंसर देना है। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा आप, ये भी आपको आंसर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देना है। क्यों? ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट को ही आधार बना करके आपको आगे काम करना है। ये कंपनी आपसे कह रही है बाकी दो फॉर्मूले हम किसी और से लगवा लेंगे, आप हमें सारी कैलकुलेशन, सारे सवालों के जवाब डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग दे दो। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितनी कैपिटल मेंटेन रहनी चाहिए बायबैक के बाद, आपने कहा आधी, 42 लाख की आधी यानी 21 लाख, लोन की आधी, डेट की आधी इक्विटी होनी चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी बताओ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से, वहां पे तो बस इतना लिखा हुआ है मैक्सिमम परमिटेड बायबैक बताओ। अब बाकी लोगों को लगेगा तीनों टेस्ट के हिसाब से बताना है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में कह दिया था जो भी आधार है वो डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से आंसर देने हैं आपको। बात खत्म, बात खत्म। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो जो एक्स्ट्रा काम मैंने करवाया है वो किस लिए करवाया, अगर ये क्वेश्चन तीनों टेस्ट के हिसाब से पूछता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं, तो फिर आप मेरा वो वाला काम लगा करके चलते, तो फिर आप मेरा वो वाला काम लगा करके चलते। ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है सर। तो इसका सीधा आंसर दे करके चलेंगे प्यारे बच्चों, आप सीधा आंसर दे करके चलेंगे। बायबैक के हिसाब से कितनी इक्विटी कर सकते, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पूछ रहे कितना बायबैक कर सकते, वो तो थर्ड में बता दिया आपने 129500। अमाउंट कितना हो गया ये पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहे हैं कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से अमाउंट कितना पॉसिबल है बायबैक के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने बताया डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो 129500, इसकी मल्टीप्लाई 30 से कर दो क्योंकि बायबैक प्राइस 30 है, तो अमाउंट मिल गया आपको 38,85,000, अमाउंट मिल गया 38,85,000। सेकंड का ए, सेकंड का ए। 1 अप्रैल 2022 को हेलो लिमिटेड अप्रोच्ड सॉफ्टवेयर कंपनी, हेलो लिमिटेड वाले एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं जरा हमारी कंपनी में सैप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, सैप इंप्लीमेंट कर दो। एसएपी, सर एसएपी क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग का एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसे सबसे बड़ी एमएनसीज यूज करती हैं। एसएपी टैली भी होता है अकाउंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, लेकिन उसे छोटे लेवल पे, अब छोटे भी क्या कहूँ यार, उसे भी करोड़ों वाली कंपनी यूज करती है। एक्चुअली सैप को ज्यादा बड़ी कंपनियां यूज करती हैं और छोटी, मीडियम और बड़ी कंपनियां टैली यूज करती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां सैप यूज करती हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो सैप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए, ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई है हेलो लिमिटेड, तो वो सैप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए कंपनी के पास जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, और कहते हैं सैप इंस्टॉल कर दो हमारे यहाँ। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैप ईआरपी 25 लाख, और सॉफ्टवेयर कंपनी कह रही है 25 लाख रुपए लगेंगे इस काम के और 15 महीने का समय लग जाएगा। सर इतना टाइम लग जाता है? हाँ यस बच्चों लग जाता है,
लग जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल केस भी बता सकता हूँ। इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड करके एक संस्था है, उससे मेरा कुछ वास्ता रहा है। वहाँ पे भी सैप की इंस्टॉलेशन मैंने खुद देखी है अपनी आँखों से। महीनों लग गए थे सर, ये 15 दिन तो फिर भी कम दे रखे हैं, समय लग जाता है सर। द कंपनी वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ₹1 लाख एनुअली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फॉर मेंटेनेंस। 25 लाख में सॉफ्टवेयर कंपनी कह रही है हेलो लिमिटेड से, सुनो तुम्हें सैप लगवाना है ना, 25 लाख में सैप लगवा देंगे, लेकिन उसके बाद हर साल 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का लगेगा। ओहो हो। इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून 2022 एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड इन 15 महीने। ले भाई, हेलो लिमिटेड ने कहा सॉफ्टवेयर कंपनी से ठीक है 25 लाख दिए, 15 महीने में सैप लगा दो, उसके बाद हर साल 1 लाख भी देते रहेंगे। लेकिन काम शुरू हुआ जून में, 15 महीने का समय था, काम पूरा नहीं हो पाया 15 महीने में। ERP फाइनली इंप्लीमेंट हो पाया मई 24 में। ओ हो, ओ माय गॉड, कितना लेट हो गया, कितना लेट हो गया। जून में शुरू हुआ, 15 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था, 15 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था। यानी कब तक खत्म हो जाना चाहिए था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 2023 में खत्म हो जाना चाहिए था। सितंबर 2023 में खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन हुआ कब? मई 24 में। कितना लेट हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने लेट हो गया सर, 8 महीने लेट हो गया, 8 महीने लेट हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। जून को कंसिडर नहीं करना आपको, जून में काम शुरू हुआ है, जुलाई से लेकर के चलोगे 15 महीने। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ओके ओके। जून में तो काम इकट्ठा करने में लग जाता है। The ERP was implemented major due to delay in implementation. The vendor refunded 2 लाख। काम देर हुआ इसलिए 2 लाख रुपए का रिफंड भी मिला हेलो लिमिटेड को। बहुत बढ़िया। कंपनी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट SAP ERP ऑन सितंबर 23, 15 महीने फ्रॉम जून 22। सितंबर 23 यानी जिस महीने में 15 महीने पूरे हो रहे थे, उस दिन कंपनी सैप को इंटेंजिबल एसेट में शो करके चल रही है बैलेंस शीट में। और 2 साल बाद कंपनी को सैप ERP अपग्रेड करवा लिया, जिसमें 7 लाख रुपए और लगे। ये हिंदी हो गई सवाल की, प्लीज समझने की कोशिश करना। हेलो लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गई और बोला सैप लगा दो। उसने कहा 25 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद हर साल 1 लाख देना पड़ेगा और 15 महीने का समय लगेगा। जून 22 में ये बातचीत हुई, काम थोड़ा शुरू हुआ, पर हम जुलाई से ही काउंट करके चलेंगे। ओके सर, तो 15 महीने, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर। सितंबर 23 तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं, हुआ नहीं। तो सितंबर 23 को जो बैलेंस शीट बन रही है, हेलो लिमिटेड ने इंटेंजिबल एसेट में दिखाया हुआ है सैप ERP। काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा हुआ 8 महीने बाद, मई 24 में। चलो ठीक है सर। और एक चीज और लिखी हुई है, ये सारी खिचड़ी पूरी होने के बाद 2 साल बाद कभी सैप अपग्रेड हुआ और 7 लाख रुपए और लगे। इस बेस पर आपको MCQs के आंसर देने। नंबर 1, ऑन विच डेट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कंपनी तो सितंबर 23 को ही अपना इंटेंजिबल एसेट यानी सैप को रिकॉर्ड करके चल रही है बैलेंस शीट में, कह रही है आ गया सैप, आ गया हमारे पास। सितंबर 23 में बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया उसने, जहां 15 महीने पूरे हुए वहीं। अरे पर 15 महीने पूरे होने से क्या होता है? काम तो पूरा नहीं हुआ ना, काम तो पूरा मई 24 में हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, मई 24, व्हेन द सैप एक्चुअली गॉट इंप्लीमेंटेड। ऊपर क्वेश्चन में लिखा था हाँ जी, बैटरी इशू था बच्चों। ऊपर क्वेश्चन में लिखा था 15 महीने पूरे होते ही सितंबर 23 को ही कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट लिख दिया अपनी बैलेंस शीट में। अरे नहीं, काम पूरा होता तभी तो लिखते। एसेट को कब रिकॉर्ड करते हो? जब वो इंप्लीमेंट होकर रेडी टू यूज आ जाता है। वो कब हुआ? मई 24 में। तो पहले का आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एट व्हाट अमाउंट द SAP ERP शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। मई 24 में जब लिखेंगे तो किस वैल्यू पर लिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फर्स्ट ने पूछा कब लिखोगे इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में? मई 24, जब वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ, जब काम खत्म हुआ इंप्लीमेंटेशन का। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा ठीक है मई 24 पे लिखोगे, पर किस वैल्यू पर लिखोगे? किस वैल्यू पर लिख करके चलोगे? सर जी 23 लाख। सर क्यों? 25 लाख का खर्चा हो, पर 2 लाख रिफंड भी तो मिल गया काम देरी की वजह से।
आपने सॉफ्टवेयर कंपनी से कहा था 25 लाख रुपए में दे देंगे, ठीक है, लेकिन काम लेट हुआ तो 2 लाख का रिफंड देना पड़ेगा और उसने दिया, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी लगी? 23 लाख। सर वो 1 लाख रुपए एनुअल उसका क्या? अरे वो तो मेंटेनेंस का खर्चा है, P&L में जाएगा, वो कॉस्ट में थोड़ी होगा, इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट प्राइस में थोड़ी ना जाएगा। थर्ड, हाउ शुड एनुअल मेंटेनेंस एंड अपडेशन एक्सपेंसेस, कह रहे हैं वो 1 लाख रुपए का जो एनुअल एक्सपेंस है उसका क्या ट्रीटमेंट करके चलेंगे? अरे प्यारे बच्चों, सी, उसको P&L में ट्रांसफर करके चलेंगे, वो तो बता दिया अभी मैंने। फोर्थ क्या पूछ रहा है? इंप्लीमेंटेशन पीरियड के दौरान जो एक्सपेंडिचर है उनका क्या करेंगे? बी, एसेट अंडर डेवलपमेंट, एसेट अंडर डेवलपमेंट। ओहो हो, सुनो, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन ने कहा था आप इंटेंजिबल एसेट को कब रिकॉर्ड करोगे? हमने कहा मई 24, जब वो एक्चुअली काम खत्म होकर तैयार होकर इंप्लीमेंट हुआ। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मई 24 से पहले जितना भी आप खर्चा करते हुए चल रहे हो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, फिर उसे किस नाम से दिखाओगे? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, यानी कि बी, कि जी इंटेंजिबल एसेट अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है। जब एक्चुअल में वो मई 24 में डेवलप हो जाए तब उसे इंटेंजिबल एसेट के नाम से दिखाओ, तब तक अंडर डेवलपमेंट के नाम से शो करते रहो। ओहो हो, तो कंपनी ने जो सितंबर 23 में लिखा था ना इंटेंजिबल एसेट, कंपनी को वहां पे बस इतना लिख देना था अंडर डेवलपमेंट, तो काम ठीक हो जाता। वहां मार खा गई कंपनी, उसे इंटेंजिबल एसेट ही लिख दिया उन्होंने सितंबर 23 को, अंडर डेवलपमेंट लिखना था, अंडर डेवलपमेंट लिखना था। यस सर, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। फ्लाई लिमिटेड ने सेल करी है 7 लाख रुपए की विंग्स इंटरनेशनल को मई 2023 में। फ्लाई लिमिटेड ने विंग्स इंटरनेशनल को सेल करी है मई 23 में 7 लाख रुपए की, एंड रिकॉग्नाइजेस ट्रेड रिसीवेबल, और अभी ये उधार सेल है इसलिए ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है सर, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन $1 में 79.4 का दाम है। कंपनी ने यूएस कंपनी से लोन भी लिया 10 लाख रुपए का सितंबर 23 में। उस दिन $1 में दाम चल रहा था 81.1 और 31 मार्च 24 को एक्सचेंज रेट है $1 में 83.3। इसके बेस पर आपको आंसर देने। सर जी पहले तो हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में नहीं आई। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं पहले इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझाता हूं आपको। चलो लिखो, लिखो मेरे साथ साथ। केस सिनेरियो 15, केस सिनेरियो 15। ये एक संस्था है फ्लाई लिमिटेड, ये एक संस्था है विंग्स इंटरनेशनल। फ्लाई लिमिटेड ने विंग्स इंटरनेशनल को सेल करी है 7 लाख रुपए की मई 2023 में, और ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल है, इसलिए फ्लाई लिमिटेड ने ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स में लिख दिया है विंग्स इंटरनेशनल का नाम, विंग्स इंटरनेशनल का नाम 7 लाख रुपए, कि भैया हमने इनको 7 लाख की उधार सेल कर रखी है, 7 लाख की उधार सेल कर रखी है। ठीक है सर। और इस दिन $1 का दाम चल रहा था ₹79.4, ₹79.4। ठीक है, तो बच्चों डॉलर में अमाउंट बता सकते हो इस ट्रांजैक्शन का कितना होगा डॉलर में? सर अगर अमाउंट रुपीस में है 7 लाख और $1 में 79.4 रुपीस का दाम है तो क्या होगा, क्या होगा? डिवाइड। मैंने आपको बताया था ब्रांच के चैप्टर में भी, AS 11 में भी, अगर आप रुपी से डॉलर में आते हो तो डिवाइड करोगे, डॉलर से रुपये में जाते हो तो मल्टीप्लाई करोगे। तो इसीलिए 7 लाख को डिवाइड कर दो 79.4 से, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका कितना प्यारे बच्चों? 8816 पॉइंट कुछ, 8816 पॉइंट कुछ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? कंपनी ऑल्सो टुक अ लोन फ्रॉम यूएस कंपनी फॉर ₹10 लाख इन दिसंबर 2023, दिसंबर 2023। कोई लोन भी लिया है, लोन भी लिया गया है, कितने का? ₹10 लाख का लोन लिया गया है, ₹10 लाख का लोन यूएस कंपनी से, यूएस कंपनी से। कमाल की बात यह है अगर आप यूएस कंपनी से लोन लोगे तो रुपीस में कैसे मिल जाएगा, रुपीस में कैसे मिल जाएगा? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम यूएस कंपनी, यूएस कंपनी से लोन लिया 10 लाख का दिसंबर 23 में। अरे यूएस कंपनी लोन देगी तो डॉलर में देगी, इसलिए कृपा करके इस लोन को डॉलर में कन्वर्ट कर लो। $1 का दाम था 81.1, तो फिर से हमें रुपीस से डॉलर में आना है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.1, जिस दिन लोन लिया गया उस दिन $1 में 81.1 है, तो
तो ये आपका डॉलर में कन्वर्ट करते टाइम कितना हो जाएगा, जिस दिन लोन लिया उस दिन $1 का दाम था 81.1, तो डॉलर में लोन कितने का हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.1, यानी कि 12330.45 कुछ 12,330.46 कुछ ऐसा करके इतने डॉलर का लोन हो गया 12,330.46 करके। ओके सर। और बैलेंस शीट डेट पर यानी आखिरी तारीख पर 31 मार्च को $1 का भाव चल रहा है 83.3। ये क्वेश्चन की हिंदी करिए हमने, लिख लो जरा इसे एक बार। ये क्वेश्चन की हिंदी करिए हमने, लिख लो जरा इसे एक बार। $1 में 83.3 का दाम चल रहा है बच्चों, 83.3। अब इसके बेस पर हम आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 31 मार्च 2024 को। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को प्यारे बच्चों, 31 मार्च 2024 को। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये प्यारे बच्चों, ये जिस दिन क्रेडिट सेल की गई कितने के ट्रेड रिसीवेबल थे 7 लाख के, डॉलर में बोलूं तो $8816 के, और ये काम हुआ था मई 23 में। क्वेश्चन कह रहा है अगर मई 23 में ₹7 लाख के ट्रेड रिसीवेबल थे तो 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल कितने के हो जाएंगे रुपीज में। 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल का रुपीज में अमाउंट पूछ रहा है क्वेश्चन। ओहो, तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमने तो आधा काम पहले कर रखा है भाई। मई 23 को अगर 7 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल थे तो डॉलर में कितने निकाले थे हमने $8816, तो कुछ नहीं करना, $8816 का ही मल्टीप्लाई 31 मार्च वाले रेट से कर दो 83.3, तो 8816.12 इंटू 83.3, 734383, 734383, 734383। ठीक है सर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, 7 लाख रुपए होते हैं कितने रुपए के दाम पर 79.4 पर मई में, तो मार्च में 83.3 के रेट पर कितने रुपीस होंगे। सिंपल, अगर 79.4 के हिसाब से 7 लाख रुपए बनते हैं तो 83.3 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे, यही मैंने किया है, पहले ये डिवाइड कर लिया फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। ओके सर, 734383। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए जी फायदा कितना हो गया कंपनी को फायदा हो गया सर। हाँ प्यारे बच्चों, डॉलर का दाम बढ़ गया ना, पहले मात्र 7 लाख रुपए के डेटर थे, डॉलर का दाम बढ़ जाने की वजह से अब डेटर हो गए 734383। तो डेटर कौन लोग होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो बढ़ गए तो अब ज्यादा पैसा मिलेगा। कितना 734383 माइनस 7 लाख, कितना बढ़ गया 34383। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए 34383। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए 34383। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, लोन का अमाउंट बताओ 31 मार्च 24 को रुपीज में। लोन का अमाउंट बताओ 31 मार्च 24 को रुपीज में। अच्छा सर, हाँ, ये लोन जो दिसंबर 23 में $12,330 का था, 31 मार्च को इसका अमाउंट कितना होगा, तो 31 मार्च वाले डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई कर दो ना। 12,330 पॉइंट कितना था, 0.46, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 83.3 से। 12,330 इंटू 83.3, 1027127 ये आएगा बच्चों। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है, आ जाए, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है। यस सर। बाकी आएगा 1027127। सर राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मैंने 10 लाख को जब डिवाइड किया था 81.1 से, तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ कर दिया था। आप अगर कैलकुलेटर पे ऐसे करोगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.1 इंटू 83.3, तो यही आएगा
तो यही आएगा। मैंने क्या किया, 10 लाख डिवाइडेड बाई 81.1, इसे अलग रख लिया 2 डेसिमल तक राइट ऑफ करके 12330.46 और फिर मल्टीप्लाई करी इससे, इसलिए राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। ओके सर, तो थर्ड का आंसर बी हो जाएगा। और फोर्थ तुम होमवर्क मार्क कर लो, उसके बाद वही पूछ रहे हैं कि लोन का डिफरेंस कितना हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, फोर्थ बिल्कुल साधारण है। चलिए, तो आगे आने वाली केस स्टडीज अगली क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतने ही बच्चा पार्टी, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। थैंक यू।